बड़े छोटे शहरों और बड़े शहरों में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का क्या डिफरेंस देखा आपने कनाडा के अंदर? चेंज हो गई हैं। ओंटारियो जो है रियल स्टेट के हिसाब से काफ़ी महंगा हो गया है। लेकिन हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल सोबिया जिब कनाडा व्लॉग्स, जहाँ पे हम बात करते हैं कनाडा की लाइफ के बारे में। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपके सामने आपके सारे सवालों के जवाबात देंगे कनाडा के बारे में। बिल्कुल, हमने एक सेगमेंट क्रिएट किया है क्योंकि हमारे काफ़ी जो लोग थे, दोस्त यार, व्यूअर्स थे, वो काफ़ी क्वेश्चंस पूछते थे कि एज अ कैनेडियन जो 5 साल से कनाडा में है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, और काफ़ी कुछ पूछते थे। तो हमने सेगमेंट क्रिएट किया है, आपके सवाल और हमारे जवाब। अगर आपको पसंद आए तो देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल नोटिफिकेशन का जो बेल एक छोटा सा आता है सब्सक्राइब के बराबर में, उसको प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो जो है वो जब जैसे ही रिलीज़ हो, जैसे ही पब्लिश हो, आपको मिल जाए। बिल्कुल, मतलब काइंडली आप शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो और हम भी कुछ कमा सकें। बाय द वे, अभी हम कुछ नहीं कमाते, हाँ, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। पर एनी जोक्स अपार्ट, लाइक आई ऑलवेज से कि यार हम जब आए थे तो वी ऑलवेज वांटेड टू नो कि यार ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम हमें काश पता होती तो हम लोग उसके लिए और प्रिपेयर होते। तो आई प्रे फॉर यू गाइस कि आप अपनी बेहतर लाइफ के लिए कनाडा या किसी और कंट्री में जाएं तो वहाँ अपने आप को प्रिपेयर करें फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड फेस लेस प्रॉब्लम, बी मोर सक्सेसफुल एंड स्टेबल एंड हैप्पियर। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। अच्छा जी, सोबिया जी, बड़े छोटे शहरों और बड़े शहरों में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का क्या डिफरेंस देखा आपने कनाडा के अंदर? से ये सवाल काफ़ी ज़्यादा हमें आ रहे थे, तो अब आपको बताते चलें कि जैसे हम मूव हुए थे फ्रॉम ओकविल टू लंदन, तो वहाँ पे फ़र्क ये पड़ा कि अगर मेरी जॉब टोरंटो में होती, जो कि थी, बट आई वाज वर्किंग रिमोटली, मैं घर से काम कर रही थी, मैं ऑफिस हमारा है ही नहीं क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी सारी एजेंसीज़, काफ़ी सारी जो है वो बिजनेसेस जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम पे चले गए थे। तो मैं रिमोटली एक कंपनी के साथ काम कर रही थी। अब ये एक छोटी सी कंपनी है, इसी वजह से उन्होंने ना ऑफिस वापस से खोला है, हर कोई रिमोट काम कर रहा है। तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं हुई, मैं कनाडा में किसी भी प्रोविंस में मूव हो सकती थी। मतलब ये तो इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है और हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर अगर आप जानना चाहें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, नेचुरली बड़े शहर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और छोटे शहर में कम हैं। लॉट ऑफ टाइम छोटे शहरों से लोग जो हैं वो बड़े शहरों की तरफ मूव होते हैं टू फाइंड अ जॉब। पर इसमें याद रखिएगा, कनाडा के जो रोड स्ट्रक्चर्स हैं इतने बुरे नहीं हैं। मतलब हम ओंटारियो में हैं तो हम एक ही, मतलब कि कुछ ही देर में, आधे घंटे में आई कैन विजिट 5 और 4 सिटीज़। विच प्रोविंस इज़ बेटर, जी बताइए। एक और, सॉरी, तो हमारे एक और अजीज़ ने क्वेश्चन किया है कि आपके लिहाज से कौन सा प्रोविंस बेहतर है, जी बताइए आपके लिहाज से। वेल, आजकल के हिसाब से तो ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ओंटारियो जो है रियल स्टेट के हिसाब से काफ़ी महंगा हो गया है, लेकिन उसके साथ ही अगर हम बाकी प्रोविंस से कंपेयर करें, जैसे एल्बर्टा है, उससे अगर हम कंपेयर करें तो वेदर वाइज ओंटारियो का वेदर ज़्यादा बेहतर है। तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोज एंड कॉन्स हैं जो आप लोगों को देख के जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस प्रोविंस में मूव होना है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी जो जॉब है वो जो आपकी जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा कंपनीज किस प्रोविंस में है, मॉन्ट्रियल में है या आपके जो है वो ओंटारियो में है या एल्बर्टा में। ऐसा नहीं कि अब आप एल्बर्टा तो मूव हो जाएं कि वहाँ पे रियल स्टेट थोड़ी सी कंपेरेबली कम है, लेकिन वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही ना मिले अपनी फील्ड में। ऑब्वियसली आप ट्राई तो अपनी फील्ड की करेंगे, अगर वो कंपनीज़ ही वहाँ नहीं हैं तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप दूसरी जॉब्स की तरफ दूसरी जॉब्स को अडेप्ट करेंगे, राइट। तो ये चीज़ें आपके सोचने और समझने की हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोविंस सबसे ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, मतलब मेरा खुद अपना और मेरे दोस्तों का जो एक्सपीरियंस रहा है, समहाउ जो लोग ओंटारियो से बाहर हैं एंड इन द बिगनिंग दे वांटेड टू कम टू ओंटारियो कि यार यहाँ आना, इनके ओंटारियो में यूएस से ज़्यादा करीब है और बहुत पॉपुलेटेड है, ऑप्शंस बहुत हैं यहाँ पे, पर समहाउ दे आर इन लव विद देयर प्रोविंस नाउ एंड दे डोंट वांट टू लीव। कि वहाँ पे सुकून है,
अर्निंग्स अच्छी हैं और मे बी द रेंटल आर वे चीपर देन ओंटारियो और बहुत सस्ता है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन हमें मिला है कि हम जैसे मिसिसागा ओकविल से अब कितनी दूर मूव हो गए हैं, हमारे लिए कम्यूट कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल जी, एक तो कनाडा हैज़ अ गुड हाईवे स्ट्रक्चर, मच बेटर, तो ईज़िली आप यहाँ से वहाँ पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट कंजस्टेड अदर दैन टोरंटो का जो एरिया है इजी, आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ ट्रेन्स हैं, आप इजीली मूव अराउंड कर सकते हैं और द रोड्स आर मच मच बेटर, तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट मतलब। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं ऐड करूँगी कि लंदन से हम अगर ट्रैवल करना चाहें टूवर्ड्स मिसिसागा ओकविल, तो हमें लगते हैं 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाते हैं वन साइड। बिल्कुल, मतलब हाँ, बीइंग ऑनेस्ट के आफ्टर अ लॉन्ग वीकेंड ऑफ वर्क दिल नहीं करता इतनी लंबी ड्राइव करने का, अदर देन अगर कोई विजिट करना हो, कोई स्पेशल एक्टिविटी हो या किसी फ्रेंड के घर हो। जैसे हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट जगहों पे रहते हैं, तो हमें उसके लिए मूव करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हमें मिल जाती हैं, शॉपिंग, ग्रोसरी, क्योंकि कनाडा में हर जगह आपको ब्रांड मिल जाएगा, हर जगह आपको चीज़ मिल जाएगी। तो अदर देन कुछ देसी या हलाल चीज़ें, कुछ स्पेशल रेस्टोरेंट्स, नेचुरली मिसिसागा, ओकविल, मिल्टन और यहाँ पे स्कारब्रो, नॉर्थ यॉर्क, यहाँ पे डेंसली देसी रेस्टोरेंट्स बहुत चीज़ें हैं। तो अदर देन दैट, अगर आप हलाल नहीं हैं, अगर आपकी प्रेफरेंस हलाल नहीं है और कोशर नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आपको फूड बेसिक्स, नो फ्रिल्स, वॉलमार्ट, ये तो आपको आधे घंटे की ड्राइव मिनिमम पे मिल ही जाएगा। हलाल एंड वेज ऑप्शन इन ओंटारियो या कनाडा और जहाँ हम रहते हैं, ये पूछा है, तो बताइए जी क्या स्ट्रगल है यहाँ पे हलाल और वेज के लिए? हलाल के लिए आई वुड से ओकविल में हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि ओकविल में यूजुअली तो जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं यहाँ पे नो फ्रिल्स, फूड बेसिक और आई वुड से कॉस्को तो है ही है, तो वहाँ से हमें ऑप्शंस मिल जाते थे काफ़ी ज़्यादा हलाल ग्रोसरी के। प्लस वहाँ पे देसी स्टोर बहुत बड़ी आई वुड से अमाउंट में मौजूद हैं, तो वहाँ पे तो आपको ग्रोसरी वगैरह का और इवन डाइन इन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे हम यहाँ मूव हुए हैं, तो यहाँ पे हमें ऑब्वियसली हलाल ऑप्शंस काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हैं, और इवन हमें सबसे जो करीब हम हलाल ऑप्शन मिलता है वो मिलता है लंदन डाउनटाउन में या लंदन नॉर्थ की तरफ, तो हमें वो ड्राइव पड़ती है 30 मिनट्स अबव। तो हम ये देख के जाते हैं, टाइम के हिसाब से जाते हैं, वीकेंड्स पे जाते हैं, वीक्स में हम यूजुअली घर पे पका के उसको फ्रीज कर देते हैं और यानी घर पे खाते हैं। हाँ, मतलब हलाल ऑप्शन ग्रोसरी थोड़ा निकलना पड़ता है, अगर जहाँ पे हम लोग हैं थोड़ा ड्राइव करना पड़ता है। इवन के डाइन इन रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड भी आपको इतना मिल जाता है, बट थोड़ा आपको ड्राइव करना पड़ता है। नॉट लाइक मिसिसागा में तो हर गली में आई थिंक है डिलीवरीज है वहाँ पे। हाँ, डिलीवरीज भी हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत टफ है, बीइंग ऑनेस्ट, थोड़ा बहुत हमें स्ट्रगल करते हैं। और वेज का सेम है, इस तरह देसी एरिया मिसिसागा ओंटारियो में जो एरियाज़ हैं, मिसिसागा, ओकविल वगैरह, यहाँ पे बड़ा अच्छा मतलब आपको मिल जाता है। जो आप लोगों में से किसी ने किया है, तो विच कार टू बाय, इधर यू शुड गो फॉर फाइनेंस और लीज? तो जी क्वेश्चन जैसे कह रहे हैं कि मल्टी क्वेश्चन है, इसमें कौन सी कार बाय करें और फाइनेंस कराएं या लीज। तो पहले समझा देते हैं आपको कौन सी कार बाय करें। अगर आप इमिग्रेशन के ऊपर हैं एंड यू हैव मेड योर माइंड कि भैया आपने यहाँ ज़िंदगी गुजारनी है, तो यार आई विल ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर टोयोटा और होंडा। यहाँ अमेरिकन कार्स भी हैं, पर बीइंग ऑनेस्ट they are trash. Most of American cars are trash. बहुत बुरी उनकी लाइक क्वालिटी होती है, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स आते हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, और उनकी रीसेल वैल्यू बहुत बुरी होती है एज़ कम्पेयर टू टोयोटा और होंडा। चलती रहती है, बहुत कम प्रॉब्लम आती है तो ईज़िली सॉल्वेबल होती है, पार्ट बहुत अच्छे, सस्ते, ईजी मिल जाते हैं, और फ्यूल कंजम्पशन हर चीज़ में टोयोटा और होंडा बहुत अच्छी होती है। लिटिल एक्सपेंसिव होती है, उसके अंदर अगर ऑप्शन आप लेना चाहते हैं तो ऑप्शंस कम मिलते हैं, पर इफ़ यू आर हेयर, मतलब मैं जब यहाँ था मैंने निसान बाई की थी, तो छोटी थी और बीइंग ऑनेस्ट मैं उस वक्त प्रिपेयर नहीं थे कि आर वी गोइंग टू स्टे टू कनाडा और नॉट, क्योंकि हम दुबई से आए थे, वी वर हैविंग अ ग्रेट स्टेबल लाइफ ओवर देयर।
तो यहाँ मैं सोचा शायद रहें नहीं रहें, क्या हालात हैं। तो निसान हम खर्चे कम करना चाह रहे थे उस वक्त, और वो वन ऑफ दी जो हमने शॉर्ट लिस्ट की थी कार्स उनमें से एक थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स इंस्टॉलमेंट। बिल्कुल, लेकिन मुझे निसान में मतलब से बताऊँ, निसान का एक प्रॉब्लम है ट्रांसमिशन का, गियर वगैरह। तो वो उसमें मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार निसान में आ जाता प्रॉब्लम, बिलीव मी आफ्टर 3 years और 4 समथिंग उसमें प्रॉब्लम आ गया। और मैंने फाइनेंस कराई थी, तो मैंने एक कार बाई की और उसके 4 साल बाद उसमें बीच में प्रॉब्लम, ये ख़राबी होगी वो ख़राबी होगी, तो एसी ख़राब हुआ, एसी ख़राब हुआ, वो हमने कोई का हीट बॉक्स ख़राब हो गया, और मुझे काफ़ी उसकी कॉस्ट आई। और कुछ चीज़ें सिर्फ क्योंकि न्यू कार्स जो होती हैं वो अमूमन जो होंडा टोयोटा के अलावा जो वेंडर्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो मोस्टली सॉल्व कर पाती हैं, आम नहीं कर पाते। तो वहाँ मुझे काफ़ी कॉस्ट आ गई थी, क्योंकि नॉर्मल बंदा नहीं कर पाता। तो वो काफ़ी कॉस्ट थी। तो मैं सोचता हूँ कि यार अगर मैंने टोयोटा बाई की होती, ठीक है, तो आज भी टोयोटा, मतलब हर किसी की टोयोटा या होंडा होती 10-20 साल चल रही होती, तो मैं फ़जूल में मैं अगेन आई हैव बॉट अ कार और उसकी फिर से इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, और इट विल टेक 5 or 7 years। तो यार बाय वंस, बाय टोयोटा और होंडा विच विल टेक यू टू कपल ऑफ ईयर्स, ठीक है। मतलब इफ़ यू आर लाइक यू हैव इनफ मनी कि भाई हर 5 साल बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद गाड़ी चेंज करनी, अगर आपकी लाइफ ऐसी है और या आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली स्काई इज द लिमिट। अच्छी से अच्छी गाड़ियां भरी पड़ी हैं। लेकिन उसके अलावा लीज और फाइनेंस का आ गया। तो लीज और फाइनेंस में क्या डिफरेंस होता है जी? फाइनेंस होती है कि आप एक गाड़ी आपने परचेज़ की और उसकी इंस्टॉलमेंट बन गई और वो देते रहेंगे, एंड फॉर 5, 4, 3, 7 years तक आप उसकी इंस्टॉलमेंट रहेंगी और गाड़ी आपकी होती है। लीज़ का क्या है कि एक आप जाएंगे टोयोटा के पास, होंडा के पास, अपनी लीज़ करनी है, कितने साल की, 2, 3, 4 साल जो भी है, उस तक उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ एक्सीडेंट होता है, यू विल गिव देम बैक एंड देयर नो चार्जेस। एक्सीडेंट अगर नेचुरली इंश्योरेंस कवर होगी तो वो रिवर हो जाएगा, लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट के एंड तक जैसे कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा तो आपको गाड़ी वापस उन लोगों को वापस दे देनी पड़ेगी, कंपनी को। और अगर चाहें तो कुछ अमाउंट पे करके आप वो गाड़ी अपने पास रख सकते हैं। लेकिन ये कि लीज की इंस्टॉलमेंट थोड़ी सी फाइनेंस के मुकाबले में कम होती है, ऑलमोस्ट वही होती है। और लेकिन ये इसका फ़ायदा ये होता है लीज़ में, ये लोग 2 साल 4 साल बाद बोर हो जाते हैं, नया मॉडल चाहिए होता है, तो उनको बेचने की और सारी ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। वो जाके कंपनी के पास जाएं अपने कॉन्ट्रैक्ट के एंड पे और बोलें कि आप ये गाड़ी रखें और हमें कोई और दे दें। बिल्कुल, नो क्वेश्चन आस्क, तो कि भाई ये है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि वो चीज़ें जो होती हैं, लेट्स सपोज टायर है गाड़ी का आपका, वो कहेंगे हमें तो हमने आपको न्यू टायर दिया था, हमें न्यू टायर लगवाएं, फला चीज़ आपने गंदी की है, साफ़ की, तोड़ी है, ये और कुछ लगी भी ना हो गाड़ी ज़्यादा, तो वो हो जाता है। हाँ, नॉर्मल एक्सीडेंट है जो भी है तो वो एक्सीडेंट रिपेयर हो जाती है, एक्सीडेंट से कवर होता है। लेकिन अगर आपने खुद तोड़ा हुआ है यहाँ वहाँ से छोटा मोटा, तो वो उसकी ख्याल नहीं, हाँ मतलब अंदर से कुछ जूते मार के तोड़ दिया है, कुछ भी स्क्रीन तोड़ दी है, तो उसकी कॉस्ट आ जाती है। अच्छा, डे केयर फैसिलिटीज़, एक और क्वेश्चन पूछा है जी, आई थिंक इट्स अ फैमिली। यहाँ छोटे शहरों में और बड़े शहरों में डे केयर फैसिलिटी का क्या चल रहा है? मैं बोलूँगी जो डिफरेंस हमें फ़ील हुआ जब हम ओकविल में रहते थे, हमने डे केयर के लिए अप्लाई किया और उस टाइम पे हमें कुछ आई वुड से 2 months लगे थे, नहीं 2 months से भी बहुत कम। हमारा हॉल्टन रीजन पड़ता था, उसमें 1 month से भी कम हमें लगा था, और उनका ईमेल आ गया कि आप ये हमें पेपर वर्क प्रोवाइड कर दें, अपने टैक्स रिसीट्स, अपने ये हर चीज़ देख के, और वो सारी चीज़ें करके उन्होंने हमें जो है वो हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। विदिन नेक्स्ट फ्यू डेज उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हमने उनको सेंड कर दिए, फिर उनका कुछ चलता रहा, उनका कुछ और पेंडिंग डॉक्यूमेंट था। इसी तरह हो के विदिन 1.5 months वी वर डन विथ आवर डे केयर। हमारे बच्चे डे केयर जाना शुरू हो गए थे। यहाँ पे जब हम आए थे छोटे शहर में, क्योंकि यहाँ पे एक तो डे केयर ऑब्वियसली नंबर ऑफ डे केयर्स कम हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। ये हमारा जो पार्ट ऑफ जो भी है हमारा, जिस तरह ये लंदन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ ग्रो हो रही हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही हैं, तो ऑब्वियसली डिमांड और सप्लाई का इशू है। तो हम अभी तक डे केयर की वेटिंग लिस्ट में हैं, हमें साल होने वाला है और हमें अभी तक कोई भी डे केयर इसके लिए इनरोल नहीं हुआ। और इसका स्कूल का टाइम आ गया है, तो ये सितंबर से स्कूल जा रही हैं मैडम। तो
For 1 year we are still on the waiting list for daycares. ओके, तो एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, मतलब डे केयर के लिए आप ये है कि डे केयर मिल रहा है पर वो थोड़ा दूर मिल रहा है, तो डजंट मेक सेंस कि यार आप आधे घंटे की ड्राइव से ज़्यादा आगे जाएं और वहाँ ड्रॉप करें अपने बच्चों को और फिर आएँ, तो टेक्स टू मच टाइम। और डे केयर में ये प्रॉब्लम्स भी आई वुड से होती हैं कि कभी उनको कुछ हो गया, वायरल इन्फेक्शंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हर डे केयर में होते हैं। तो वायरल इन्फेक्शंस इन लोगों को काफ़ी लगते हैं एक दूसरे से, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, किसी को भी जो भी इन्फेक्शन वगैरह है तो दूसरे को बड़ी इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। तो ऑब्वियसली आपको वो बुलाते हैं कि आपके बच्चे की तबीयत सही नहीं, आप आके उनको पिक कर लें, तो आधे घंटे की ड्राइव या उससे ज़्यादा करके जाना हमें फीजिबल नहीं लगा, इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा सर्च नहीं किया और हम अपने एरिया में एटलीस्ट 15 मिनट्स की ड्राइव पे तक भी ढूंढा और हम उनकी वेटिंग लिस्ट पे हैं। बिल्कुल।